अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, कई दिनों से कई लोग कह रहे थे कि एक टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाई जाए और मैंने सोचा कि आज इस पर मैं वीडियो बना देता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग सीमन एनालिसिस रिपोर्ट, यानी हम कैसे सीमन एनालिसिस के रिपोर्ट को समझ सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये मसला रहता है कि वो सीमन एनालिसिस का टेस्ट करने के बाद समझ नहीं पाते कि उनका सीमन एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो ठीक है या गलत है। तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है ताकि उन्हें एग्जाम्स में आसानी हो, और उन लोगों के लिए भी है जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कर लें तो इस वीडियो के बाद वो अपने रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग सीमन एनालिसिस रिपोर्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीमन है क्या। सीमन एक माया है, फ्लूइड है, और इसका जो कलर होता है वो ग्रे वाइट होता है। और इसे कौन बनाता है? इसे बनाता है टेस्टिकल्स, यानी कि टेस्टिस, जिसे गोनेड्स भी कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, इस सीमन के अंदर स्पर्म मौजूद होता है, फ्रक्टोज मौजूद होता है और काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं। तो क्यों मौजूद होते हैं? वो इसलिए ताकि जो स्पर्म है वो हेल्थी रह सके, वो ज़िंदा रह सके और उसमें ये काबिलियत हो कि वो फर्टिलाइजेशन को प्रोमोट कर सके, उसे बढ़ावा दे सके, वो ओवा के साथ मिल सके फीमेल के यूट्रस में और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके और बच्चा जो है वो पैदा हो सके। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि सीमन एनालिसिस की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लेबॉर्ट्री में। तो डियर व्यूवर्स, इस टेस्ट की मदद से हम उन मर्दों का बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं जो सेहतमंद होते हैं, जिनका स्पर्म लेवल जो होता है वो हेल्थी होता है और वो बच्चे पैदा करने के काबिल होते हैं। तो मेल फर्टिलिटी के बारे में जानने के लिए ये टेस्ट हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें वेजेक्टोमी का पता चल सकता है। वेजेक्टोमी क्या है? एक ऑपरेशन है जो अक्सर मर्द हजरात करते हैं। तो इस ऑपरेशन का ये फ़ायदा होता है कि जो स्पर्म है उसे रोक दिया जाता है कि वो सीमन से ना मिल पाए। तो ऐसे मर्द जो होते हैं तो फिर ये बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहते। तो इसकी वजह से भी जो बच्चों में कुछ वालिदैन चाहते हैं कि वो रोक दें, बच्चे पैदा करने का जो प्रोसेस है उसे ख़त्म कर दिया जाए, तो मेल हजरात ये ऑपरेशन करते हैं जिसमें अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे बंद कर दिया जाता है और वहाँ से फिर जो स्पर्म है वो सीमन के साथ नहीं मिल पाता और यूरेथ्रा से भी फिर स्पर्म जो है वो नहीं निकल पाता। तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है कि वेजेक्टोमी कामयाब हुई है या नहीं हुई। तो ये चेक करने के लिए कि ये सीमन एनालिसिस का टेस्ट किया जाए, तो अगर स्पर्म आएंगे सीमन एनालिसिस में, माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, तो इसका ये मतलब होगा कि वेजेक्टोमी ठीक नहीं हुई। इसके अलावा सीमन एनालिसिस हमारी बहुत मदद करता है, ये टेस्ट हमारा बहुत हेल्प करता है। किस चीज़ में? उन मर्दों का पता लगाने में जिन्हें एजोस्पर्मिया हो या ओलिगोस्पर्मिया हो। एजोस्पर्मिया में बिल्कुल स्पर्म नहीं आता, माइक्रोस्कोप में बिल्कुल स्पर्म नज़र नहीं आता, और ओलिगोस्पर्मिया में जो स्पर्म काउंट है वो लो हो जाती है। तो ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए भी सीमन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायग्नोसिस में। डियर व्यूवर्स, वीडियो के इस हिस्से में मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूं और मैं आपको नॉर्मल रिपोर्ट के बारे में अभी समझाऊंगा कि 10 बहुत ही अहम फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो सीमन एनालिसिस में करने चाहिए, बल्कि आपको जो लैब वाला है उसे बताने चाहिए कि ये 10 चीज़ें मेरे रिपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल पर बात करूंगा कि नॉर्मल ये किस तरह से होता है, बाद में जब ये एबनॉर्मल होता है तो कैसे होता है वो आखिर में जाकर मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, जो सबसे पहली चीज़ है वो है वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम होता है 2 से 5 ml तक। दूसरा जो पैरामीटर है वो है कलर, और कलर होता है नॉर्मल सीमन का ग्रे टू वाइट। तीसरी चीज है सीमन की अपीयरेंस, हालत जो है। तो सीमन जो जैसे ही पास होता है तो इसे विस्कस होना चाहिए, इसे गाढ़ा होना चाहिए। चौथी जो चीज है वो है लिक्विफिकेशन टाइम। तो लिक्विफिकेशन टाइम क्या है कि सीमन जैसे ही पास होता है तो ये गाढ़ा होता है, लेकिन 20 से 30 मिनट के बाद
ये आ जाता है लिक्विड शेप में, बिल्कुल माया हो जाता है, हल्का लिक्विड ये बन जाता है। तो इसका जो लिक्विफिकेशन टाइम है वो 20 से 30 मिनट का होना चाहिए नॉर्मल सीमन का। इसके बाद है पीएच। तो नॉर्मल जो सीमन है उसका पीएच होना चाहिए 7.5 से लेकर 8.5 तक। इसके बाद है स्पर्म काउंट, और स्पर्म काउंट हेल्थी लोगों का होना चाहिए 20 से लेकर 200 मिलियंस पर ml। इसके बाद जो अगला फैक्टर है, अगला पैरामीटर जो है वो है मोटिलिटी। और मोटिलिटी से मतलब क्या है? मोटिलिटी से मतलब है हरकत। जो स्पर्म है उसकी जो हरकत होती है, जो हेल्थी होते हैं, जो अच्छी तरह से मूवमेंट करते हैं, तो वो होनी चाहिए 60% से ज्यादा, या फिर कम से कम 60% होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। और मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म से मतलब क्या है कि एक नॉर्मल स्पर्म का नॉर्मल हेड होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी होनी चाहिए और नॉर्मल टेल होना चाहिए, और कम से कम नॉर्मल स्पर्म हमें चाहिए कि वो 70% तक हो। इसके बाद जिस पैरामीटर का नंबर आता है उसे कहा जाता है पस सेल्स, जिसे WBC भी कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसे कहा जाता है। तो नॉर्मल सीमन की जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये बिल्कुल जीरो होते हैं, इससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है फ्रक्टोज लेवल, और नॉर्मल सीमन में फ्रक्टोज का लेवल 150 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा होना चाहिए। डियर व्यूअर्स, अभी बात करते हैं कि सीमन जो है वो किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रोसीजर को आप गौर से देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि किस तरह से आप सीमन को कलेक्ट करोगे खुद। डियर व्यूअर्स, आप उस पेशेंट को बता दोगे कि आपने कम से कम 2 से 3 दिन तक या 5 दिन तक कोई जिनसी मिलाप नहीं रखना, और आपने कंप्लीटली जिनसी कुर्बत से परहेज करनी है। कितने दिन तक? 2 से 3 दिन या 5 दिन तक। 2 से 5 दिन के बाद जब वो लेबॉर्ट्री में आएगा तो उसे आपने सबसे पहले कहना है कि जाकर वो पेशाब कर ले, ठीक है, सैंपल लेने से पहले। उसके बाद आपने पेशेंट को समझाना है कि उसने अपने हाथ ठीक तरह से धोने हैं, और जो उसका पीनस है उसे उसने अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके अलावा आपने मरीज को समझाना है कि किसी भी किस्म का लुब्रिकेंट, किसी भी किस्म का कंडम पेशेंट ने यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी पर, उसकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे किसी भी किस्म की क्रीम का, वेज़लिन का, ऑयल का या कंडम का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। इसके अलावा वो ऐसा सैंपल भी नहीं लेगा कि वो जिनसी मिलाप के बाद वाला सैंपल जो है वो कलेक्ट करे, यानी वो अपनी वाइफ से जिनसी कुर्बत रखे और उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो डिस्चार्ज का सैंपल है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। बल्कि आपने मरीज को समझाना है कि उसने अपनी हाथ की मदद से, हैंड प्रैक्टिस की मदद से सीमन के सैंपल को लेना है और एक स्टेराइल कप में इकट्ठा करना है जो मुकम्मल तौर पर डिस्पोजेबल हो। इसके अलावा ये सैंपल लेने के बाद उस बोतल को चाहिए कि ये बंदा उसे अपने टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसके साथ लगा कर रखे जब तक ये लैब तक आ रहा है। इसके अलावा ख्याल रखना चाहिए कि वो सैंपल जब लेबॉर्ट्री में लेकर आ रहा हो तो उसने सैंपल को ऐसी जगह पर ना रखा हो जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो, क्योंकि ज़्यादा गर्माइश की वजह से उसके सैंपल पर असर पड़ सकता है। और मरीज़ को आपने समझा देना है कि जितना जल्दी हो सकता है वो लेबॉर्ट्री तक सैंपल को पहुंचा ले। कितने टाइम में? कम से कम 30 मिनट से पहले। यह अच्छी बात यह है कि वो लेबॉर्ट्री में ही सैंपल को पास करे और वहीं पर वो सैंपल दे भी दे। लेकिन अगर वो घर से ला रहा है तो ये याद रखे कि 30 मिनट से पहले पहले उसने सैंपल को पहुंचाना है। डियर व्यूअर्स, अभी सीमन एनालिसिस का टेस्ट हो गया है और आपके हाथ में लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दे दी है और आप अभी अपने रिपोर्ट को खुद देख रहे हैं। तो अगर आपके रिपोर्ट में मसला होगा तो किन जगहों से आपको पता चलेगा? ऊपर की जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल सीमन में क्या क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, कलर उसका कैसे होता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं वो एबनॉर्मल बताने जा रहा हूं। अगर यहां पर जो पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा अगर उनमें मसला होगा तो वो कैसे नजर आएगा, वो कैसे लिखा गया होगा,
तो वो अभी आप समझेंगे। डियर व्यूवर्स, एबनॉर्मल सीमन में या एबनॉर्मल सीमन के रिपोर्ट में जो वॉल्यूम होगा सीमन का वो लो होगा। अगर लिक्विफिकेशन टाइम में लिखा गया हो कि मोर देन 60 मिनट्स या ग्रेटर देन 60 मिनट्स यानी 30 मिनट से अगर ऊपर होगा तो ये भी एबनॉर्मल कंसिडर होगा। अगर स्पर्म की जो शेप है, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी है, अगर वो 70% से कम होगी तो ये भी एबनॉर्मल तस्वर किया जाएगा। अगर 70% से कम ऐसे स्पर्म हैं जो कि सीधी सिमत में हरकत नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ऐसे स्पर्म को भी एबनॉर्मल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि अगर 70 से कम स्पर्म ऐसे होंगे जो आगे की सिमत में हरकत नहीं कर पाते तो बहुत मुश्किल होता है कि ये यूट्रस तक खुद को पहुंचा पाएं। अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम है तो ये भी एबनॉर्मल तस्वुर किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी फिर चाहिए होता है कि वो अपना स्पर्म काउंट बढ़ाएं मेडिसिन की मदद से, खुराक की मदद से। तो अगर 20 मिलियन से स्पर्म काउंट कम होगा तो ये भी नॉर्मल तस्वुर नहीं किया जाता। अगर सीमन का पीएच 7.1 से कम हो या अगर 8.5 से ज़्यादा हो तो ये भी नॉर्मल तस्वुर नहीं किया जाता, ये भी एबनॉर्मल होता है। फ्रक्टोज टेस्ट अगर हुआ है और फ्रक्टोज टेस्ट के रिपोर्ट में आप देख रहे हो कि उसमें जो वैल्यू है फ्रक्टोज की वो 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम है तो ये भी नॉर्मल तस्वुर नहीं किया जाता, ये भी एबनॉर्मेलिटी है। और अगर आप अपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में देख रहे हो कि वहां पर पस सेल दिए गए हैं या वहां पर वाइट ब्लड सेल्स दिए गए हैं और वो मुख्तलिफ तादाद में मौजूद हैं, न्यूमरस हैं, ठीक है, 5 to 10 हैं, 5 to 8 हैं, ठीक है, या 10 to 12 हैं। अगर WBC या पस सेल्स मौजूद हैं आपके सीमन एनालिसिस के रिपोर्ट में तो इसका मतलब है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये भी नॉर्मल तस्वुर नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मल सीमन एनालिसिस में जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कोई भी पस सेल मौजूद नहीं होता। तो पस सेल जब भी मौजूद होगा इसका मतलब होगा कि इन्फेक्शन है। डियर व्यूवर्स, ये थे एबनॉर्मल पैरामीटर्स यानी वो फैक्टर्स जिनमें अगर मसला हो तो ऐसे मर्द हजरात जो हैं तो उन्हें फिर मसला होता है और वो फिर ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो अगर ये मसले रिपोर्ट में आएंगे तो इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि सीमन एनालिसिस के रिपोर्ट में मसला मौजूद है। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग MLT हब विद कामरान। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।